हाय वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हमारी यूपीएससी प्रीलिम सीरीज के करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन निदान पोर्टल। सो हमको निदान पोर्टल दैट इज नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स पोर्टल, इस पोर्टल पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि ये जो है ये अरेस्टेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स जो हैं, जो नार्कोटिक्स के मतलब ड्रग्स के जो हैं क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स होते हैं, जो उनको सेल करते हैं, बाय करते हैं या उनमें डील करते हैं, उनका डाटाबेस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सेट किया है, डेवलप किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि निदान प्लेटफॉर्म जो है ये अपने डाटा को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS एंड ई प्रेजेंस रिपोजिटरी से सोर्स करता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ICGS एंड ई प्रेजेंस दोनों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के इनिशिएटिव है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले निदान पोर्टल क्या है। निदान पोर्टल अपने आप में एक पहला टाइप का डाटाबेस है जो जितने भी नारकोटिक ऑफेंडर्स हैं, मतलब जो भी क्रिमिनल्स हैं जो नारकोटिक्स में डील करते हुए अरेस्ट हुए हैं, उनके लिए बनाया गया है। ये जो पोर्टल है, ये निदान जो पोर्टल है, ये डेवलप किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने। देन उसके बाद ये नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पोर्टल एनकॉड पोर्टल का पार्ट है, जो यूनियन होम मिनिस्टर ने नारकोटिक्स से डील करने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करने के लिए बनाया था। निदान पोर्टल का डाटा कहाँ से आता है? एक तो आता है ICGS दैट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और दूसरा ई प्रेजेंस दैट इज क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रिपोजिटरी से। सो इसको जो है फ्यूचर में एक एम है कि इसको बाद में आगे चल के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम या CCTNS से कनेक्ट किया जाएगा या इंटीग्रेट किया जाएगा। CCTNS क्या है? अक्रॉस द इंडिया जो भी हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सब का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें एक पुलिस स्टेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में एक्सेस की जा सकती है। दिस इज CCTNS। तो ICGS के बारे में देख लेते हैं। ICGS क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का एक इनिशिएटिव है जो किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जितना भी डाटा या इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोर्ट, पुलिस, जेल, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, इन सब के रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को सीमलेस ट्रांसफर के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। कोई भी एजेंसी किसी भी पर्सन की क्राइम की हिस्ट्री, उसकी पर्सनल डिटेल, उसके फिंगरप्रिंट्स, कोर्ट के केसेस, अपील जितने भी हैं उन सबको कंट्री के किसी भी पार्ट से एक्सेस कर सकती है। और इसी पोर्टल पे एक डिस्टिंक्ट फीचर भी है दैट इज क्रिमिनल नेटवर्क। एजेंसीज इसको भी एक्सेस कर सकती हैं जिसके अंदर में कोई एक्यूज्ड भी है, वो कोई एक्यूज्ड अगर किसी दूसरे क्राइम के लिए भी एक्यूज्ड है, मतलब जो ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया है, तो उसको भी उन डिटेल को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे इसका इनिशिएटिव है। ICGS सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है, जबकि ई प्रेजेंस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इनिशिएटिव है, जिसमें बेसिकली जितने भी प्रेजेंस से रिलेटेड डाटा है या जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जितने भी गिल्टी हैं, जिनको भी अरेस्ट किया जा चुका है, जिनको जेल की टर्म हो चुकी है, उन सब से रिलेटेड डाटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और प्रेजेंस को ये कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ने एक डाटाबेस डेवलप किया है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका डाटा जो है ICGS और ई प्रेजेंस की रिपोजिटरी से आता है। बट द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ICGS जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डेवलप नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने डेवलप किया है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज अवर ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। इसको हमको मैच द पेयर करना है। हमको पेयर करना है कि जो करस्पॉन्डिंग ये जो स्कीम्स हैं ये कौन से आर्टिकल को DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन से आर्टिकल के विजन को फुलफिल करता है। सो क्या ये करेक्टली मैच्ड है, हमको ये बताना है। मनरेगा आर्टिकल 38 के अंदर में DPSP के जो एम है या विजन है उसको फुलफिल करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा आर्टिकल 44 को फुलफिल करता है। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो है ये आर्टिकल 39A को फुलफिल करता है विजन को। और मैटरनिटी लीव पॉलिसी आर्टिकल 45 के विजन को फुलफिल करती है। हमको बताना है इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि DPSP कैसे पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं। तो आर्टिकल 38 जो है DPSP का, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे,
ये बोलता है कि स्टेट जो है उसको ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जिससे इनकम इनइक्वालिटी जो है मिनिमाइज हो। तो कुछ स्कीम जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम जैसे कि मनरेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसके अंदर में सब्सिडाइज रेट पे फूड दिया जाता है पब्लिक को, मिड डे मील स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फार्म एंड गैस सब्सिडी, ये सारे स्कीम्स में ये आर्टिकल 38 के विजन को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है, दैट इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। देन उसके बाद आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसके अंदर में जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन एक ही स्टेट है अक्रॉस द इंडिया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी करेंटली एग्जिस्टेंस में है, दैट इज गोवा। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए विद इन 10 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जब तक वो 14 ईयर की एज कंप्लीट नहीं कर लेते। तो इसी चीज को, इस विजन को अचीव करने के लिए आर्टिकल 45 के 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसके अंदर में आर्टिकल 21A वाज एडेड, जिसके अंदर में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। और 2009 में इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए RTE एक्ट पास किया गया था। देन उसके बाद आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A जो है ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेट करता है। तो ये इसके अंदर में नेशनल लोक अदालत बनाई गई हैं जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती हैं, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। देन आर्टिकल 42 जो है ये मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करता है और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है। तो हमने ये आर्टिकल देख लिया यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं मैच द पेयर में। तो मनरेगा तो यहाँ पे सही होता है इस अकॉर्डिंग से। ये आर्टिकल 38 पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, तो मनरेगा इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। देन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो उस हिसाब से ये वाला मैच था, ये वाला जो स्कीम है, ये जो स्कीम है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा, ये भी इससे मैच खाती है। बट RTE या राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 39A के अंदर में नहीं आता। जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड से रिलेट करता है, एजुकेशन से रिलेट नहीं करता, जिसके लिए 82nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। एंड सिमिलरली आर्टिकल 45 जो है ये मैटरनिटी लीव से रिलेट नहीं करता। मैटरनिटी रिलीफ के लिए आर्टिकल 42 जो है ये एनेक्ट किया गया है। सो अगर इन चीज़ों को मैच किया जाए तो हमको पता चलता है कि 3rd and 4th प्रोविजंस आर रॉन्गली मैच्ड एंड ओनली 1 and 2nd प्रोविजंस हैव बीन राइटली मैच्ड। सो इस अकॉर्डिंगली हमारे ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, दैट इज वाई ऑप्शन B बिकम्स करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नमस्ते स्कीम। सो हमको बताना है कि इनमें से कौन से प्रोविजन जो हैं ये नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग सही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट से कि ये सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी के लिए काम करता है इन अर्बन इंडिया बाय क्रिएटिंग एन एनेबलिंग इकोसिस्टम। एंड तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो सिटीज़ हैं जहाँ पे ये मिशन लगाया जाएगा वो अमृत मिशन के अंदर में जो सिटीज़ हैं उनको कवर करेगा अभी फर्स्ट फेज में। तो दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन इसके लिए अभी एलिजिबल रहेगा इनके अंदर में जो सिटीज़ हैं। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो नमस्ते स्कीम क्या है। नमस्ते स्कीम होता क्या है कि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं उनको चैम्बर के अंदर में, स्वीयर के अंदर में जाके बेसिकली अपना क्लीनिंग करना पड़ती है ड्रेन्स की। तो दिस इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन राइट। सो ये जो मिशन लाया गया था, ये स्कीम जो लाई गई थी, ये स्कीम इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था, जिसके अंदर में अब जो हमारे रोड के अंदर में स्वीयर्स हैं, ये स्वीयर्स की मैकेनिकल क्लीनिंग की जाएगी। तो इसके अंदर में देखा जाए तो ये मैकेनिकल क्लीनिंग इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिससे जो ह्यूमंस हैं, जिससे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको अंडरग्राउंड जाके ड्रेन क्लियर नहीं करना पड़ेगा, मशीन की यूज से द ड्रेन्स कैन बी क्लीन। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट along with Ministry of Housing and Urban Affairs, not the Ministry of Drinking Water and Sanitation. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज ये सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी को एनविजेज करता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। करेंटली ये जो फेज इसका चलेगा, पहला फेज, इसमें जो 500 सिटीज़ हैं जो अमृत मिशन के अंदर में कवर होती हैं, ये उनको कवर करेगा। सो इस अकॉर्डिंग हमारे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर राइट, दैट इज वाई अवर ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। So this was about Namaste mission.
देन उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज रिलेटेड टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो है ये नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंज जो होते हैं आर्कटिक के ऊपर रिलेटिव टू एज कम्पेयर टू लोअर लेटीट्यूड्स, जैसे कि इक्वेटर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल रीजन में, उसके कारण ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन कि जो सी आइस और स्नो होती है उनका एल्बिडो इफेक्ट हाई होता है एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन एज अपोज टू वाटर एंड लैंड। सो ये दूसरा स्टेटमेंट हमको बताना है कि क्या सी आइस एंड स्नो का एल्बिडो इफेक्ट वाटर और लैंड से ज़्यादा होता है एंड हाई अमाउंट में, बहुत ही हाई अमाउंट में एल्बिडो इसका होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता है व्हाट हैपन्स इज कि अर्थ के जो पोल्स हैं, दो पोल्स, ये अर्थ के दोनों पोल जो हैं ये बहुत सेंसिटिव रीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर, अगर आप रेस्ट ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, लेटेस्ट से आप इक्वेटर की बात करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं या फिर टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज थोड़ा बहुत माइनर अगर चेंज होता है तो यहाँ पे उतने चेंजेस नहीं आते जितना कि पोलर रीजन में अगर जरा से भी टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे हमको वो चेंज देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो थोड़े से चेंजेस आते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने पे जो लार्ज स्केल चेंजेस आते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन मतलब पोल्स पे, दिस फेनोमेनन इज नोन एज पोलर एम्प्लीफिकेशन। और जब हम स्पेसिफिकली आर्कटिक पोल की बात कर रहे हैं, यही चीज़ कि यहाँ पे आर्कटिक पोल पे टेम्परेचर चेंज के कारण जो लार्ज स्केल चेंजेस आते हैं तो उसको बोला जाता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो अब ये जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है अर्थ के राइज हो रहे हैं और उस कारण से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बढ़ रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बढ़ने का जो मेन कारण है वो ये है कि सी आइस या और जो स्नो होती है, सी आइस मतलब आर्कटिक ओशन में जो सी के सरफेस पे आइस जमी हुई है और जो स्नो उसके लैंडमास को कवर करती है, आर्कटिक रीजन में पोल को कवर करती है, ये दे हैव अ हाई एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट मतलब सनरेज जो आती हैं ये सनरेज को बहुत हाई अमाउंट में ये पूरा का पूरा नियरली ऑल ऑफ इट इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस, ये एब्जॉर्ब नहीं करते अपने अंदर में। सो इसको बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। इनका एल्बिडो इफेक्ट बहुत हाई होता था जिसके कारण ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ये सी आइस और स्नो जो है ये पिघल रही है और पिघलने के कारण इसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, वाटर से, जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो सोलर रेडिएशन को एज कम्पेयर टू सी आइस एंड स्नो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आर्कटिक का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी फेनोमेनन को, इसके कारण हो क्या रहा है कि ये जो वाटर में सी आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है सोलर रेडिएशन के कारण, इससे आर्कटिक रीजन जो है बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है एंड इट इज़ हीटिंग अप 4 times फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। सो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंज के कारण जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है वो और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है, और द सेकंड स्टेटमेंट इज सी आइस एंड स्नो का हाई एल्बिडो होता है और ये वाटर एंड लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं स्पेस में। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज वाई आवर ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2 आर राइट। Then we move on to our last question, that is consider the following statements regarding BioSentinel. So BioSentinel क्या है, ये इसके रिगार्डिंग हमको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट इज कि ये आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसका जो रॉकेट है दैट इज स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, उस पे ये अकेला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज बायोसेंटिनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा बायोसेंसर इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना जो स्पेस रेडिएशन का ह्यूमन लाइफ पे या किसी भी लाइफ फॉर्म पे इम्पैक्ट जो होता है उसको एसेस कर सके, मेजर कर सके। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ये जो स्पेस रेडिएशन है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आती हैं लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर, उसको मेजर करने का इसका एम रहेगा। सो हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। बायोसेंटिनल मिशन क्या है, बायोसेंटिनल मिशन जो है ये एक पेलोड है। पेलोड मतलब एक अलग से डिवाइस है जो हम आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसके स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट पे फिट करेंगे। आर्टेमिस मिशन क्या है, आर्टेमिस मिशन है कि हम इसमें अर्थ से मून के पास में एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे एंड उसके बाद इससे भी स्पेस स्टेशन से आगे जाएंगे। तो ये आर्टेमिस 1 मिशन जो जाएगा इसके साथ में हम बायोसेंटिनल मिशन के अंदर में एक डिवाइस सेंड करेंगे। इस डिवाइस का काम ये होगा
कि एक बायोसेंसर इंस्ट्रूमेंट डेवलप करे जो स्पेस रेडिएशन का लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर जाने पे या बियॉन्ड जाने पे उनकी बॉडी पे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे स्पेस रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है उसको मेजर करेगा। तो इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम टेस्ट करने के लिए अभी एटमॉस्फेयर में, स्पेस में सेंड कर रहे हैं, दैट इज एन ईस्ट, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविशी, जिसमें बेसिकली जब ये स्पेस में जाएगा तो इसके डीएनए में क्या चेंजेस आते हैं, सोलर रेडिएशन के कारण क्या डैमेज आते हैं, वो हम चेक करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद हम अपना एनालिसिस निकाल के चेक करेंगे, बताएंगे कि अगर हम कभी फ्यूचर में ह्यूमंस को भेजते हैं स्पेस में तो उनके ऊपर स्पेस रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। So, इसके अकॉर्डिंग all the 3 statements are correct. That is why our option D, that is all 1 to 3 statements are correct. So, this covers our 5 questions of the day. If you like the video, please do share it with your friends. I hope you will be able to learn a lot of things from these questions for the purpose of prelims. So, thank you very much for watching the video.